नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। हमारे स्पेशल शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम कॉपर एमएसएमई इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉपर एमएसएमई इंडस्ट्री की बातचीत की जाए तो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। छोटे छोटे कारखानों, वायर ड्राइंग यूनिट्स, ट्यूब और पार्ट्स बनाने वाले यूनिट से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ रहा है। बिजली के तार हो गए, केबल, ट्रांसफार्मर, मोटर, इलेक्ट्रिक उपकरणों में कॉपर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है। एमएसएमई सेक्टर इन ज़रूरी उत्पादों की आपूर्ति कर देश के पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती देता है। तो इस इंडस्ट्री को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जाएगी। कॉपर की कीमतों में भी ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं हम लोग। रिकॉर्ड हाई पर प्राइसेस भी गए थे, तेज़ी अभी भी जारी है। साथ ही इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने भारत में सस्ते कॉपर के इंपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। संगठन का कहना है कि इससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई है और इंपोर्ट पर 3% सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने की भी मांग की गई है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्लू ग्लांस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ अरविंदो ज्ञान जी, इसके अलावा ताम्रा वायर्स एंड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर तरुण सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू ब्रिज जी, नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सर। एक्सपर्ट से चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे सस्ते कॉपर के इंपोर्ट का घरेलू बाजार पर क्या कुछ असर पड़ रहा है और सरकार से जो मांग की गई थी उसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके बाद बातचीत की जाएगी कॉपर एमएसएमई इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति क्या है, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। और आखिरी में हम लोग बातचीत करेंगे कि इस इंडस्ट्री के सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं। तो शुरुआत करते हैं बातचीत। जहां तक स्टार्टिंग में ही, इंट्रो में ही हमने बता दिया। तरुण सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइमरी कॉपर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की ओर से सरकार की ओर मांग की गई है कि जो सस्ते कॉपर आते हैं, बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसका घरेलू बाजार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। और 3% सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने की बात की जा रही है। सर, इसे आप कैसे देख रहे हैं और आपकी क्या राय है सर सस्ते कॉपर के इंपोर्ट को लेकर? ब्रिज जी, सबसे पहले तो सस्ता कॉपर, ये सुनना मतलब दिसंबर के महीने में ये सबसे बड़ा मिसनॉमर होगा। सस्ता कॉपर कुछ बचा नहीं है। आज अगर आप देखें तो कॉपर की जो प्राइसेस हैं वो 9,000 से बढ़ के 12,000 के आसपास हो गई है। और इंपोर्ट ड्यूटी जो लगी हुई है, आज जो लोगों को मिलता है, इंपोर्ट ड्यूटी 5.5% की ड्यूटी है। और जहां भी एफटीए में कॉपर इंक्लूडेड है, कॉपर रॉड और कॉपर कैथोड अगर कहीं पे भी इंक्लूडेड है, तो वो भी जो लैंडेड कॉस्ट आ रहा है तो करीब करीब सेम ही भाव पे मिल रहा है जो कि बाकी जगह से मिलता है। तो सस्ता कॉपर कुछ ऐसा कहीं से कोई इंपोर्ट हो नहीं रहा है। वैसे भी अगर आप देखा जाए तो इंडिया में कॉपर होता नहीं है। 97% कॉपर जो होता है किसी ना किसी फॉर्म में इंपोर्टेड है इंडिया में। इस इंडस्ट्री को समझना है, अगर आपको हमें अगर इस इंडस्ट्री को समझना है तो हमें यह समझना है कि हर वैल्यू चेन पे इंडस्ट्री कैसे बिछी हुई है। अगर आप देखते हैं जो सबसे नीचे वैल्यू चेन में होता है कॉपर कॉन्सेंट्रेट होता है, कॉपर ओर्स होता है, जो इंडिया में नहीं होता है और ये पूरा का पूरा बाहर से इंपोर्ट होता है। इस वैल्यू चेन में बड़े बड़े इंडस्ट्री है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को सेट करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। 10,000 करोड़ के ऊपर की लागत है। इस इंडस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो 4 से 5 लोगों ने इंडस्ट्री लगाई हुई है। और इनका जो आउटपुट होता है वो होता है कॉपर कैथोड और कॉपर रॉड, जिसपे आज की तारीख में इंपोर्ट ड्यूटी अगर 5.5% का देखें, और जहां भी इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है तो इंडियन मार्केट में वो इंपोर्ट ड्यूटी को लैंडेड कॉस्ट में ले लिया जाता है, चाहे वो हमें डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से खरीदना पड़े, चाहे वो इंपोर्टर से खरीदना पड़े। तो एक तो 12,000, 11,500-12,000 का एलएमई हो गया, उस पर 5.5% की ड्यूटी पे हम अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं। और यही रॉड जो होता है, ये रॉड बन जाता है रॉ मटेरियल फॉर कि हमारे सारे जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का। अब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में चाहे आपको वायर बनाना हो, चाहे आपको स्ट्रिप्स बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है कॉपर रॉड। और कॉपर रॉड आज 5.5% की ड्यूटी पे है। और जहां पे भी एफटीएस भी किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी जो किए गए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वहां से सस्ता मिलता है,
बट वहां से कुछ भी सस्ता नहीं मिलता है, क्योंकि लैंडेड कॉस्ट अगर आप देखिएगा तो मोर और लेस बराबर हो जाता है। यहाँ आके हमें वही $20-25 का ये मिलता है। हमारा ये मानना है कि जब ये रॉ मटेरियल पे 5% की ड्यूटी आज की तारीख में अगर आप देखें तो कहीं भी नहीं है। चाइना वगैरह में भी अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो कॉपर कैथोड हो, कॉपर रॉड हो, सबकी ड्यूटी 3% से कम है। इनफैक्ट स्क्रैप और कैथोड की ड्यूटी जो है वो मोर और लेस 0 या 1% इस तरह से है। और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है इस पे ड्यूटी दिया जाता है, प्रोटेक्शन। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है इसमें एमएसएमई और एसएमई होते हैं, जहां पे छोटी छोटी उद्योग लगते हैं और जहां पे 10 लाख से ऊपर की रोजगार उत्पन्न होते हैं। और ये इंडस्ट्री काफी वाइब्रेंट है इंडिया में। जी बिल्कुल। सर, आपका मतलब ये कहना है कि जिस तरह से जो मांगे की गई है 3% सेफ गार्ड ड्यूटी की, उसकी ज़रूरत नहीं है। जी। ओके। अरविंदो सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप प्राइस आउटलुक पर आपसे चर्चा करूँगा। काफ़ी आप अच्छी समझ रखते हैं कॉपर को लेकर, इतना एनालिसिस भी करते रहते हैं। सर, प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर भी गए थे। अगर एमसीएक्स, क्योंकि हम लोग कमोडिटी ट्रैक करते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स और तमाम चीज़ें बातचीत की जाती, तो एमसीएक्स के जो प्राइजेस देख रहे हैं आज के दिन भी देखें तो 1100 के ही करीब करीब है। सर, कॉपर में इतनी बड़ी तेज़ी आई क्यों? क्या कुछ ऐसे फंडामेंटल्स थे, क्या रीजंस थी इतनी बड़ी तेज़ी की? जी जी ब्रिज जी, थैंक यू। एंड तरुण साहब, आपका एक्सप्लेनेशन काफी हद तक अच्छा रहा। मेरे ख्याल से जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। और रही बात, आप जो मुझे क्वेश्चन किए हैं कि कॉपर यहाँ से क्या लग रहा है, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। जैसे अभी हम बात करें कि $12,000 पे कॉपर आसपास आ चुके हैं। कुल मिला के अभी ईयर खत्म होने वाला है और कॉपर का तेजी बरकरार रहा है करीबन 34 से 35% एलएमई टर्म्स पे। और आईएनआर टर्म्स पे, अगर डॉलर टर्म्स पे, आईएनआर टर्म्स पे अगर हम देखें तो उसमें और 4 से 5% और जोड़ देंगे तो आज के डेट पे जो एमसीएक्स को हम रेफरेंस मान के कॉपर का प्राइस देखते हैं, ₹1100 के आसपास चल रहा है। वो करीबन 36 से 37% का तेजी ये साल में हमने देखा है। तो हम हालांकि इंडिया में बैठ के एमसीएक्स का प्राइस को रेफरेंस मान के देखते हैं तो एमसीएक्स का प्राइस जो है कुल मिला के इट इज जस्ट अ मिरर कॉपी ऑफ योर एलएमई प्राइसेस। जैसे एलएमई का रेट हमने अभी बात किया, करीबन $11,800 के आसपास चल रहा है। जस्ट $12,000 टच करते हुए वो थोड़ा सा शाई अवे हो रहा है। अदरवाइज $12,000 इज जस्ट फ्यू डेज अवे दैट कि वो $12,000 आ जाए। और किस वजह से ऊपर जा रहा है, काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे मायने रखते हैं। पहला चीज तो हमको ये समझना होगा, 2025 में कॉपर का जो डिमांड सप्लाई नंबर होते हैं, सप्लाई साइड से थोड़े से टाइटनेस देखा हुआ है और बहुत सारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं। और हमारा जो इंटरनल एस्टिमेट्स है, करीबन 2 लाख से 2.5 लाख टन का कॉपर में टोटल सप्लाई में डेफिसिट है इन कंपैरिजन टू डिमांड। वो एक मेजर फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि मैक्रो हेड टेलविंड्स थे, जैसे डॉलर नीचे रहना इंटरनेशनली या यूएस इंटरेस्ट रेट कट करना जो अभी हमने रिसेंटली देखा है। और बहुत सारे फैक्टर्स मैक्रो पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कॉपर में जो है सपोर्टिव फैक्टर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में तेजी हमने ये साल में देखा और काफी इन्वेस्टमेंट डिमांड भी जो है कॉपर में देखने को मिला है, स्पेशली फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ एटीएफ नंबर्स के डेटा देख रहा था, उसमें काफी हद तक इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी बढ़ी हुई है और उसके चलते हुए कॉपर में तेजी दिखा है। तो मेरे ख्याल से आ, 3 मेजर रीजन मैंने बताया, सप्लाई टाइटनेस, स्टेडी डिमांड और थर्ड जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है ईटीएफ के जरिए से काफी इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग हुआ है। ये 3 वजह से कॉपर जो है करीबन 30 से 35% का तेजी हमने देखा है। रही बात आगे की, अभी जैसे 2025 एंड हो रहे हैं और 26 चालू हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं कॉपर के बारे में, क्योंकि आपने पूछा है कॉपर का आउटलुक क्या लग रहा है, तो 2 चीज बताना चाहूंगा कि जो डेफिसिट कहते हैं हम, वो इतना जल्दी सुधरता नहीं है। और 2026 का भी बहुत सारे नंबर्स जो है आ रहे हैं मार्केट में और काफी लोग 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख टन का डेफिसिट का बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए अगर 2025 जैसा भी डेफिसिट रहा, डेफिसिट मतलब सप्लाई कम रहना और डिमांड स्टेडी से बेहतर रहना, तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर फैक्टर बन जाएगा कि कॉपर में जो तेजी बरकरार रह सकता है। लेकिन तेजी जो बरकरार रह सकता है, हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन देना चाहूंगा कि हम 30% के ऊपर यहाँ से तेजी का बात कर रहे हैं, तो हमको एक बार के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या ये वो कंटिन्यूड तेजी रहेगा या यहाँ से वॉलेटिलिटी होगा या करेक्शन होगा फिर तेजी होगा। तो आप ये जरूर मान के चलिए कि
इंडियन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कॉपर को गोल्ड सिल्वर जैसा सोचना नहीं है। ये साइक्लिकल कमोडिटीज है। और जब हम डेफिसिट का बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सप्लाई डेफिसिट बहुत सारे वजह से हो सकते हैं। माइंस क्लोजर हो सकते हैं, या रिसाइकलिंग नंबर्स कम हो सकते हैं, या कोई भी सारे फैक्टर से हो सकते हैं। तो अगर वो आगे जाकर के इम्प्रूवमेंट भी होते हैं तो मेरे ख्याल से वो डेफिसिट नंबर जो 2.5 लाख से 4 लाख का जो वाइड रेंज का बात कर रहे हैं, वो हो सकते हैं थोड़े बहुत अंतर आ सकते हैं। तो माई पॉइंट इज दैट कॉपर एज ए कमोडिटी, ग्रीन एनर्जी डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग टर्म देखें तो अच्छा कमोडिटी है। प्राइस हर टाइम तेजी होना इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अ कमोडिटी लाइक कॉपर, क्योंकि कंजम्पशन भी हर्ट होती है। तो मेरे ख्याल से आउटलुक पर्सपेक्टिव से हम एक ही फैक्टर को ज्यादा ध्यान देंगे, सप्लाई टाइटनेस। दूसरा जो है मैक्रो फैक्टर्स किस हिसाब से सपोर्टिव हो रहे हैं या मिक्स्ड हो रहे हैं, वो उसको देखना देखना जरूरी हो जाएगा, और उसके चलते हुए वोलेटिलिटी रहेगा। सो प्राइस आउटलुक स्ट्रेट में मैं बताना नहीं चाहूंगा एमसीएक्स हो या एलएमई में, लेकिन एक रेंज हम सोच सकते हैं। जैसे मान के चलिए एलएमई में अभी 11,800 $12,000 के आसपास चल रहा है, तो हमने करीबन 25 से 30% का वॉलेटिलिटी हर साल कॉपर में देखते हैं। तो उसी वॉलेटिलिटी अगर मान लीजिए 2026 में भी देखने को मिला, साल में 25 से 30% वॉलेटिलिटी बहुत होते हैं। और हम ये भी मान सकते हैं कि 10,500 $10,000 नीचे की तरफ, और जो बाकी फंड हाउसेस या बैंक्स बात करें $13,000, उस तरह का व्यू हमारे मन में भी है, और हमारा खुद का रिसर्च भी वही कहता है। तो वी कीप अ वेरी वाइड रेंज बिटवीन 10,000 to $13,000, लेकिन स्क्यूनेस जो है उसका थोड़ा अपसाइड की तरफ रहेगा। और एमसीएस का बात करें, जैसे पिछले महीने आज के डेट पे कॉपर का रेट ₹1,000 हुआ करता था। आज जो है 18 दिसंबर में हम देख रहे हैं वो कॉपर का भाव जो है ₹1,110 चल रहा है। जी और एक ही महीना में 110 120 रुपए का तेजी दिख गया है। और 2026 का अगर हम बात करें एवरेज जी, तो कुल मिला के 1150 1200 रुपए का व्यू भी आ सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है बहुत ध्यान रख करके ट्रेड करना पड़ेगा। तो अपन ₹1,000 नीचे की तरफ देखते हैं, और ऊपर जो है 1160-70 रुपए का रेंज देखेंगे। जी। जी बिल्कुल। सर आप ठीक भी कह रहे हैं, 2-2.5 महीने पहले तो 905-900 रुपए के करीब करीब एमसीएक्स पे भाव नज़र आता था, वहाँ से अब 1100 रुपये, मतलब कितनी ज़्यादा इजाफा हुआ है कीमतों में। तरुण सर आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा इंडस्ट्री को, एमएसएमई इंडस्ट्री को, कॉपर के जिस तरह से प्राइजेस में तेज़ी आई है कॉपर में, तो कच्चे माल की कीमतों में भी तेज़ी आई होगी। इसका इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या कुछ चैलेंजेस कोई फेस करना पड़ता है? क्या कीमतें अगर बढ़ती हैं, कैसे देखते हैं आप वर्तमान सिचुएशन को? जी ब्रिज जी, जब भी कच्चे माल का दाम बढ़ता है, वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट जो है सबसे ज्यादा हिट करती है एमएसएमई को, क्योंकि हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो सीमित है। जो अगर जो जिस वर्किंग कैपिटल में अगर मैं 100 टन खरीद पा रहा था सितंबर के महीने में, उसी वर्किंग कैपिटल में आज मैं 75 टन से ज्यादा नहीं खरीद पाता हूँ। तो वर्किंग कैपिटल उस हिसाब से बढ़ता नहीं है, और वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट सबसे बड़ा चुनौती हो जाता है एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, कच्चे माल का दाम बढ़ने के लिए। और जब कच्चे माल का दाम बढ़ता है तो जो उस पर ड्यूटी का भी इम्पैक्ट आता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्टेबिलिटी, जो हम एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट है, बाकी फैब्रिकेशन कॉस्ट जो है हमारे, वो तो चाइना के आसपास हैं, या वो हम मैच कर सकते हैं सबसे। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करना भी चाहें तो जो कच्चा माल हमें 5% ड्यूटी पे मिलता है, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें उतना हमें ड्यूटी का रिफंड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट की क्षमता में भी काफी कमी आ जाती है। इसको देखने के लिए सरकार ने बीच में स्क्रैप पे जो ड्यूटी जीरो किया था, इन लाइन विद जो पूरा दुनिया में होता है, कि पूरी दुनिया अभी रिसाइक्लेबिलिटी की तरफ चल रही है। मोस्ट ऑफ द जो ज्यादातर कंट्रीज में अगर आप देखें तो स्क्रैप के एक्सपोर्ट पे बैन लग चुके हैं, वहां से स्क्रैप निकलना मुश्किल हो गया है। तो स्क्रैप की अवेलेबिलिटी आगे चल के इसमें भी कमी आएगी, तो कच्चे माल में इसमें भी कमी आएगी। और इंडिया में भी जैसे और सब देशों में जैसे जीरो ड्यूटी है, तो इंडिया में भी स्क्रैप पे आज की तारीख में जीरो ड्यूटी है, जो कि अभी काफी कुछ मदद भी कर रहा है एमएसएमई को, इससे जो प्रोडक्ट बना के और एक्सपोर्ट करने में तो हमारी वाइबिलिटी ठीक आई है। तो यहाँ मैं सरकार को ये देना चाहूंगा कि उन्होंने देखते हुए दुनिया की इंडस्ट्री को देखते हुए इंडियन इंडस्ट्री को भी हाथ काफी मजबूत किया है, और रॉ मटेरियल में जो ड्यूटीज कम किए हैं, तो वो ड्यूटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है अगर जब भी इसके भाव बढ़ते हैं।
आज अगर ड्यूटी का इम्पैक्ट देखें तो 5%, 5.5% की ड्यूटी इम्पैक्ट आपकी $700 के आसपास आ जाती है। इतना फैब्रिकेशन नहीं मिलता है हमें किसी भी प्रोडक्ट में, तो तरुण इससे सर, काफी जी परेशानी सर, होती है। जी सर। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से सर ने भी बताया, प्राइजेस का आउटलुक भी समझा और क्यों तेज़ी आई, अरविंदो सर ने उसको बेहतरीन ढंग से समझाया भी है दर्शकों को। एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, आप इस इंडस्ट्री को बेहतर ढंग से समझ भी रहे हैं। अगर जिस तरह से प्राइजेस में उछाल आ रहा है, तो कहा यह भी जा रहा है कि कॉपर की जगह पे एल्युमिनियम के यूजेस बढ़ रहे हैं, इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। क्या ऐसा कुछ है? रिप्लेसमेंट के चांसेस नज़र आ रहे हैं क्या? कुछ प्रोडक्ट्स में रिप्लेसमेंट के चांसेस काफी नजर आ रहे हैं और वो हो भी चुका है। केबल इंडस्ट्री में, मोटे केबल में और ये सब में जो रिप्लेसमेंट होना था, क्योंकि अगर आप देखिए 1/3 से आज की तारीख में एल्यूमिनियम के प्राइसेस 1/4 हो गए हैं। कॉपर 9,000 से 12,000 बढ़ चुका है, बट उतना नहीं एल्यूमिनियम में उतना बढ़ाव नहीं आया है। 2300 से बढ़ के 2500, 2600, इसी तरह से 2800 इसी तरह से गया हुआ है। तो वो जो होना था, वो जो चेंजेस होने थे वो तो हो चुके हैं। बट जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो सोलर हैं, सोलर के लिए जो प्रोडक्ट लग रहे हैं और जो नई इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वहां पे इनका बदलाव होना, कि कॉपर के बदले एल्यूमिनियम लग जाना, ईवी है, चार्जिंग स्टेशंस हैं, ये सब जो है, इसमें कॉपर का कंजम्पशन और बढ़ रहा है और नए नए इंडस्ट्रीज लग रहे हैं जो कि कॉपर बेस्ड है, और यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम का एक्सचेंज होना डिफिकल्ट है। दोनों का एक्सचेंज होना यानी रिप्लेसमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन तमाम चीज़ों में, तमाम प्रोडक्ट्स में कॉपर की जगह पे एल्युमिनियम के भी यूजेस बढ़े हैं। अरविंदो सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से आपने बताया, अभी सोलार हो गया, सर ने भी जिक्र किया, ईवी हो गए, तमाम चीज़ों में कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उसका सपोर्ट भी प्राइजेस को मिल रहा है, प्राइजेस में उछाल है। सर इस साल जिस तरह से आपने बताया, सिल्वर का आपने जिक्र किया, 130% के आसपास की बढ़ोतरी देखा इस साल हमने। गोल्ड में देखें तो 65% के आसपास प्राइजेस रेज हुए। कॉपर आपने ऑलरेडी बताया 30-35% के आसपास की तेज़ी देखने मिली। अगले साल क्या ये तेज़ी कंटिन्यू लग रही है या इतनी ही तेज़ी आ सकती है? क्योंकि अभी मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स भी देख रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि अगले साल भी कॉपर की कमी रह सकती है। तो तमाम जो चीज़ें हैं और इंडस्ट्री की लगातार जिस तरह से कॉपर को लेकर डिमांड है, तो आप अगला साल भी ऐसी तेज़ी देखने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 15-20% के आसपास? क्या राय रहेगी सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, 3 चीज बताना चाहूंगा। 2025 थोड़े से अनयूजुअल ईयर रहा है। हिस्टोरिकली गोल्ड में उसका सीएजीआर रिटर्न अगर 20 साल का देखें तो 11 से 12% का रहता है। सिल्वर करीबन वही 10 से 12% रहता है, और कॉपर का हिस्टोरिकल सीएजीआर रिटर्न कुछ खास नहीं होता है। एग्री। 5 से 7% का तेजी दिखता है, या मे भी शायद फ्लैटिश दिखता है। जी। ठीक है। और इस तरह का जिस तरह का मूवमेंट हमने अभी 2025 में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का बात कर रहे हैं, पहला चीज तो हमको ये क्लियर करना पड़ेगा, हम कॉपर को गोल्ड सिल्वर के साथ जोड़ना सही नहीं होता है। लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है या ट्रेडर देख रहा है, उसको लगता है कि यार गोल्ड में 50%, 60% का तेजी हो गया, सिल्वर में 100% हो गया और कॉपर 30% हो गया, तो इसीलिए मैं उसको उसके साथ एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कॉपर अपने में ही अपना फंडामेंटल की वजह से इस हिसाब से मूवमेंट हुआ है। एक एडिशनल फैक्टर हुआ है कि जो ग्लोबल फंड हाउसेस हैं, उनको रिटर्न्स को देखते हुए, कॉपर का फंडामेंटल को समझते हुए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर एक अदर कमोडिटी को कंसीडर करते हुए उनमें इन्वेस्ट किए हैं। जैसे गोल्ड में किया जाता है, सिल्वर में किया जाता है, वैसा कॉपर में किए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स आगे जाकर के देखना होगा कि कॉपर में इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है, क्या वो कंटिन्यूड रहेगा। तो वो कंटिन्यूड रहना या नहीं रहना, ये डिपेंड करेगा उसके फंडामेंटल्स किस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने बात किया कि कॉपर टाइटनेस बरकरार रहेगा, ये जरूर है कि टाइटनेस जो है इतना जल्दी सुधरेगा नहीं, और इसके चलते हुए कुछ बैंकर्स अभी $13,000-14,000 का रेट बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 2.5 लाख से 4 लाख टन का डेफिसिट का बात कर रहे हैं। तो ये एक मूविंग फैक्टर्स हो जाते हैं, और किस हिसाब से वो चेंजेस ला रहा है उस हिसाब से कॉपर का प्राइस ट्रेंड वैसे ही रहेगा। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि प्राइस वॉलेटाइल जरूर रहेंगे। और तरुण साहब जैसे बताएं कि डाउनस्ट्रीम डिमांड अभी $12,000 पे कितने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो डाउनस्ट्रीम डिमांड में चाइना का रिपोर्ट भी पढ़ता हूँ और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करता हूँ, तो डाउनस्ट्रीम डिमांड में काफी हद तक इम्पैक्ट आया है। और बहुत
कॉमन स्टेटमेंट जो हमारे कस्टमर से सुनने को मिलते हुए आ रहा है कि हमारा माल नहीं बिक रहा है इस भाव पे। तो इसका मतलब हुआ कि डाउनस्ट्रीम डिमांड में इस भाव पे खरीदारी थोड़ा सा कम हो गए हैं। दो कंट्री का तो मैं देख पा रहा हूँ डेटा, चाइना का देख लीजिए या इंडिया का देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर बन सकता है कि इन्वेंट्री नंबर जो है थोड़े से बढ़ के रह सकते हैं। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहूंगा कि 2026 में हम इस तरह का रिटर्न्स उम्मीद जरूर नहीं कर रहे हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी रहेगा, ये एक मैं फैक्टर बताना चाहूंगा। और दूसरा फैक्टर मैं बताना चाहूंगा, जो उसका एवरेज सीएजीआर नंबर है उसके आसपास रहेगा। लेकिन जो यूफोरिया भी कंटिन्यूड मेंटेन है, तो हम 10 से 15% का तेजी मंदी देखने को उम्मीद कर सकते हैं कॉपर में। जी बिल्कुल, कॉपर को लेकर ये सर की ओर से आउटलुक दिया जा रहा है। तरुण सर, ऑलरेडी अरविंदो सर ने भी जिक्र किया, मैंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि सोलार विंड हो गया, आपने भी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, रेलवेज हो गए, लगातार कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में सर कॉपर एमएसएमई इंडस्ट्रीज में कितने बड़े अवसर इस वक्त निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर? सर अगर आप ब्रिज जी, अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, आज इंडिया नंबर 3 है वर्ल्ड में इन टर्म्स की। हम जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, 476 गीगावाट हुआ है जून की जो रिपोर्ट आई थी जून 2025 की, उसमें तो हम नंबर 3 पे हैं। और इस इंडस्ट्री में आज सबसे ज्यादा निवेश भी हो रहा है। हम जो देख रहे हैं कि अगले डिकेड में इसमें करीब करीब 40 लाख करोड़ तक का निवेश आएगा इस इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने वाली है। इस इंडस्ट्री में अब जो है हम लोग 23% से बढ़ के अब अदर जो नॉन फोसिल फ्यूल्स जो है, वो जो कंजम्पशन है वो 23% से बढ़ के अब 48% हो चुका है। और जो ये नए जितने भी नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, चाहे वो सोलर का हो, ईवी का हो, ये सब में कॉपर की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो हमें सरकार से यही है कि कॉपर की अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल कि चारों तरफ रास्ते खुले रखें, जिसपे सरकार का भी ध्यान है। बीच में क्यूसीओ आया था, वो क्यूसीओ को भी सरकार ने वापस ले लिया, जिसकी वजह से इंपोर्ट में अवेलेबिलिटी अच्छी हुई है। तो रॉ मटेरियल पे हम लोग जहां तक देख रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी अगर अच्छी रहती है तो ये इंडस्ट्री की डिमांड अभी काफी होने वाली है। और कॉपर का कंजम्पशन मुझे लगता है अभी जो कॉपर रॉड और कॉपर कैथोड और ये सब जो करीब करीब हम लोग जो कंजम्पशन आ रहा है 15 लाख टन का, ये बढ़ के 20 लाख टन अगले 2 या 3 वर्ष में ही ये 20 लाख टन के आसपास का हो जाएगा। तरुण सर, ये भी बताइए कि एक्सपोर्ट मार्केट में कितनी संभावना दिख रही है कॉपर के? जो तमाम प्रोडक्ट्स होते हैं कॉपर के, उसमें कुछ संभावनाएं नजर आ रही है क्या भारत के लिए? जी, अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अभी मिडिल ईस्ट से काफी एक्सपोर्ट के काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम काफी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हमें ये आ रही है कि लागत बढ़ने के कारण वर्किंग कैपिटल कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। और ड्यूटी का जो इंसिडेंट ड्यूटी का जो ये है उसका जो हमें रिफंड उतना नहीं मिल पा रहा है। फैब्रिकेशन वगैरह में तो हम ज्यादा सक्षम हैं। आज चाहे वो चाइना हो या चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, हम उससे काफी ज्यादा सक्षम हैं कि फैब्रिकेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने में। हमारी दिक्कतें सिर्फ वर्किंग कैपिटल और ड्यूटी इम्पैक्ट का जो दिक्कत है उसी की वजह से हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। वरना इस सेक्टर में एक्सपोर्ट की काफी मौके हैं और काफी हद तक हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर को लेकर सर की ये राय है इंडस्ट्री को लेकर। अरविंदो सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 2 सवाल है मेरे, दोनों के जवाब चाहूँगा। सबसे पहले तो फेड की जो नीतियाँ हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं फेड रेट कट को लेकर तमाम चीज़ें, उसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पे कैसे देखते हैं, और इवन चाइना के इन्वेंट्रीज के नंबर्स को भी लेकर ये बताइए। और साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो हेज करने को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती है कि अपने लॉसेस जो है जो कॉपर इंडस्ट्री में है वो हेज कैसे करें, जैसे हम लोग ज्वेलर्स को देखते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में। सर, दोनों चीज़ें आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी जी। मैक्रो क्वेश्चंस रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिस हिसाब से प्राइस वोलेटिलिटी हो रहा है और तेजी हो रहा है, तो हेजिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, और हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहला चीज है कि आपने क्वेश्चन किया कि फेड रेट को लेकर के क्या इसको किस तरह से देखा जाए। देखो, कुल मिला के हमको ये समझना होगा कि यूएस जो पिछले कुछ ही महीनों में इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया है,
तो उनके लिए ऐसा क्या हो रहा है कि उनको इंटरेस्ट रेट कट करना होगा, तो उनके कंट्री में इन्फ्लेशन जो है अभी भी स्टिकी है। जब हम स्टिकी वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब उनको लगता है कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ी हुई है, तो उनका काम है कि उसको इन्फ्लेशन को नीचे ले आना, सो दैट जो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट जो है नीचे आ जाएंगे। तो वो एक तरीका हुआ, क्या कर सकते हैं, तो उनको इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, ठीक है। और उनका ग्रोथ को अगर देखा गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इंटरेस्ट रेट को भी नीचे लाने से काफी फ्लो होगा, तो उसके चलते हुए वो दे चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाए, और ये जो फैक्टर है होल वर्ल्ड उसको देखता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, रिस्की एसेट्स में थोड़े से इनफ्लो हो सकते हैं। जब भी हमें एफओएमसी का रेट देखते हैं डिसीजंस, तो रेट आने से एक महीना पहले हम बात करते हैं कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, और इस अभी कुछ ही दिन पहले भी हमने रेट कट देखा, और उसके चलते हुए मेटल्स में या कोई भी रिस्की एसेट्स में देख लो, यूएस इक्विटीज देख लीजिए या मेटल प्राइसेस को देख लीजिए, सारे में जो है तेजी आ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके चलते हुए कमोडिटीज लाइक मेटल्स, या अभी हम कॉपर का बात करें तो कॉपर जो है तेजी आ सकता है। तो 2026 का अगर बात करें तो एक एक्सपेक्टेशन जो पहले रहा कि बहुत जल्दी फर्दर रेट कट्स होंगे, वो हो सकता है आगे जाकर के इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए थोड़े से डेफरमेंट हो सकता है। तो ये एक वजह बन सकता है कि कॉपर को और वोलेटाइल कर दे। तो पहला क्वेश्चन का सवाल ये हुआ कि फेड रेट का डिसीजंस को क्लोजली वॉच करना जरूरी होगा। डिसीजन से पहले हमको ये देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एफओएमसी की तरफ से, किस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, वो हॉकिश आ रहे हैं या डोविश आ रहे हैं, सपोर्टिव आ रहा है फॉर द डॉलर और नॉन सपोर्टिव फॉर द डॉलर, वो सारे फैक्टर्स को देखना होगा। तो उस हिसाब से रिस्की एसेट्स मूवमेंट होंगे। ये नहीं है कि कॉपर सिर्फ अकेला मूव होगा, कॉपर के साथ साथ बाकी मेटल्स भी रिएक्ट करेंगे। और रही बात प्राइस वोलाटिलिटी के वजह से, कुछ लोगों को लगता है कि ये एक यूनिडायरेक्शनली कॉपर इस साल 30% दे दिया है, अगर हमारे पास परचेजेस हैं और बैक टू बैक सेल्स हो रहे हैं तो हमारे लिए कोई रिस्क है नहीं। हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या सामने सामने बेच रहे हैं, तो हमको रिस्क का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके चलते हुए हम उसको हेजिंग करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया कि मैं मेरे बिजनेस में परचेजेस करता हूँ और बिकॉज ऑफ हायर प्राइस मेरा डाउनस्ट्रीम डिमांड कुछ खास नहीं हो रहा है, मेरा सेल्स नहीं हो पा रहा है, और मेरा मटेरियल जो है इन्वेंट्री में पड़े रह जाता है, और उस समय मुझे हेजिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्राइस वोलेटिलिटी जो है, मेरा जो थिन मार्जिन है आज के डेट पे, वो थिन मार्जिन भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में भी चले जा सकता है। तो हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कुल मिला के जिसके पास इन्वेंट्री है वो तो किसी भी हालत में एमसीएक्स में हो या एलएमई में हो या सीएमई में हो, जाकर के हेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट मार्जिन एट दिस मोमेंट। जी जी। बिल्कुल। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल लेंगे। सरकार से क्या कुछ डिमांड है आपकी इंडस्ट्री की ओर से? सर, हमें फिनिश्ड गुड्स पे सेफ गार्ड ड्यूटी की प्रोटेक्शन चाहिए। जितने भी एफटीए हो रहे हैं उसमें जो, जैसे आपने कहा, ट्यूब का इंपोर्ट बढ़ रहा है, केबल्स के इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो जो फिनिश्ड गुड्स हैं ये हर जगह पे इनको ड्यूटी प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये ड्यूटी प्रोटेक्शन होना चाहिए कि सेफ गार्ड ड्यूटी वहाँ होना चाहिए। और जो रॉ मटेरियल है वो हमें फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ऐसे तो नाइदर ओवर नॉर कंसंट्रेट फॉर्म में है, तो जो भी है इंपोर्ट में होती है। तो सरकार का कोई लॉस नहीं है अगर रॉ मटेरियल को की ड्यूटी को कम किया जाए। अगर आप पिछले साल तक का ये देखें तो पिछले साल कॉन्सेंट्रेट और ये सब पे ड्यूटी जो थी वो करीब करीब 2.5% की थी, और रॉड और कैथोड और ये सब की ड्यूटी 5% की थी। इस साल में कॉन्सेंट्रेट और स्क्रैप की ड्यूटी 0 कर दी गई है, लेकिन रॉड और कैथोड की ड्यूटी जो है वो अभी भी 5% की बना के रखी गई है। अब ये रॉड और कैथोड ही जो है ये सारे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल हैं। तो सरकार से हम ये चाहेंगे कि जहां एमएसएमई है, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जहां फिनिश प्रोडक्ट बना के, जहां वैल्यू ऐड करके और फिर हम उसे एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे, और डोमेस्टिक मार्केट को भी हम में भी सप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पे उस इंसिडेंट उस रॉ मटेरियल पे 5% हमारी लागत बढ़ा के कोई ये नहीं रहता है। इसको कम किया जाए, तो जहां गैप जो है 2% 3% का रहे, ताकि बड़ी इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव करे और छोटी एमएसएमई इंडस्ट्रीज भी सर्वाइव करती रहे। जी बिल्कुल। ये सब डिमांड आ रही है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ की ओर से। हम लोग का भी होप है कि सरकार तक ये बातें भी पहुँचे।
बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर, अरविंदो सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी आप लोगों से, फिर आगे भी कॉपर को लेकर क्या कुछ अपडेट आएगा और उसका इम्पैक्ट क्या इंडस्ट्री पर पड़ेगा, तो आप लोगों से बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर हम चर्चा करते हैं। इस बार कॉपर एमएसएमई इंडस्ट्री पर बातचीत की गई है। क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस है, वर्तमान स्थिति क्या है, जिस तरह से कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यानी कच्चे माल की लागत बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर कैसे पड़ रहा है। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, इस शो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।